हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी एन निकुंज गोइंगा, योर टैक्स मेंटर। आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा एग्जाम्स के लिए। ये एक शॉर्ट वीडियो है फॉर अमेंडमेंट्स इन सीएमए फाइनल्स इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 19 एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में ये मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स कवर कराया है, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स से, जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट है या यूट्यूब स्टूडेंट्स है, कोई भी स्टूडेंट है जो सीएमए फाइनल दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहा है, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके सप्लीमेंट्री पेपर, जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री पेपर 19 का निकाला है, ये उसके बेसिस पे शॉर्ट करके नोट्स बनाया गया है। इंस्टीट्यूट सीएमए फाइनल में पेपर 19 में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री निकालता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बेस्ड अमेंडमेंट्स वो लोग निकालते हैं, जो आपके लिए मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिटेलिंग में रेलिवेंट है। तो मैंने एकदम कट शॉर्ट करके आप लोग के लिए अमेंडमेंट नोट्स बनाया है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप मेरे एनरोल स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट जो आपका ड्राइव लिंक है वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, मार्किंग्स के साथ, विदाउट मार्किंग्स के साथ, दोनों। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और फटाफट जो है अपने, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू। सीएमए इंटर में भी मैंने आईडीटी का अमेंडमेंट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था। जो भी इंटर के अमेंडमेंट्स थे ऑब्वियसली वो सब फाइनल में भी एप्लीकेबल है। तो आपको बहुत सारा रिपीटेड अमेंडमेंट्स दिखेगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ इंटर फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जो इंटर के भी वीडियो देख के रखे होंगे। कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ पे अगर आपको लगेगा कि सर वो अमेंडमेंट आपको पता है, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके उसको स्किप कर सकते हो। तो ये अपना सीएमए फाइनल आईडीटी का दिसंबर 25 का अमेंडमेंट्स। पहला जो चैप्टर है जिसमें फाइनल के लिए अमेंडमेंट है वो है सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई चैप्टर में एक अच्छा सर्कुलर है। देखो, अमेंडमेंट एज सच क्या है आप लोग के लिए, सर्कुलर है। आपको सर्कुलर पढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा क्या है, मेन सर्कुलर है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ नोटिफिकेशंस है जिसके थ्रू कोई नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं। बस वही एक हल्का फुल्का अमेंडमेंट है, क्योंकि एक्ट में तो एज सच कोई अमेंडमेंट जून एंड दिसंबर 25 का सेम है। तो जो जून 25 में था वही दिसंबर 25 में, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स जून 26 में एग्जाम देंगे उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा अमेंडमेंट होगा, जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 में कवर किया गया है। स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई से। एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे। वाउचर्स के बारे में बात करते हैं। मुझे बताइए, दिस वाज ऑलवेज अ कंटेंशन कि अगर मान लीजिए मैं एक वाउचर्स का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं वाउचर्स परचेज कर रहा हूँ, वाउचर्स सेल कर रहा हूँ, मैं वाउचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं वाउचर्स बेचने का काम करता हूँ, मैं उसका एजेंसी चलाता हूँ कि मेरे पास वाउचर्स आते हैं, मैं किसी के थ्रू सेल करता हूँ। तो सर, वाउचर्स के लिए पूरे जीएसटी लॉ में बहुत ज़्यादा अलग अलग डिस्प्यूट थे। कहीं पे वाउचर्स पे जीएसटी लगता था, कहीं पे वाउचर्स पे जीएसटी नहीं लगता था। यहाँ पर बात किया जा रहा है व्हेन यू आर डूइंग वाउचर्स का बिजनेस, तब वाउचर्स के ऊपर क्या एक व्यू लिया गया है, वो जीएसटी ने, सीबीआईसी ने सर्कुलर क्लैरिफाई किया 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है। तो जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकेज। ब्रेकेज क्या होता है सर? अनरिडीम्ड वाउचर। मान लीजिए हमने वाउचर खरीद लिया बट हमने उसको रिडीम नहीं करवाया, ड्यू डेट चली गई, टाइम पीरियड चला गया, हमने उसको रिडीम नहीं करवाया, जिसके वजह से एक तरीके से जो वाउचर बेचा है, अगर सामने वाले ने उसको रिडीम नहीं कराया तो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से इनकम हो गया। तो इसको बोलते हैं ब्रेकेज। वाउचर्स ब्रेक हो गया। तो वो जो ब्रेकेज है, जो इनकम मेरा हो गया, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? सर्विस कंपोनेंट्स, वाउचर्स के साथ साथ कुछ मार्केटिंग सर्विसेज होता है कि वो वाउचर्स को बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग सर्विसेज लगता है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लगता है, तो उस पर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो references have been received from the trade and industry as well as the field formations seeking clarity on various issue for vouchers whether transaction in voucher are a supply। पहला ये क्लैरिटी चाहिए था कि जो वाउचर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या वो सप्लाई होगा, whether GST is leviable on trading of vouchers by distributor or sub distributor, and whether unredeemed voucher like breakage, जिसको हम क्या बोलते हैं, breakage, whether that unredeemed voucher, that is breakage, are taxable। It has been represented that the field formations are taking different views leading to ambiguity and litigations। Accordingly, CBDT CBIC ने एक सर्कुलर क्लैरिफाई किया। जैसे देखिए, मैंने एक टैबलर फॉर्मेट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज वाउचर अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? द आंसर इज नथिंग, बिकॉज वाउचर को क्या बोला गया, दो तरीके से आप देखो। इफ वाउचर इज कंसिडर्ड टू बी अ आरबीआई regulated prepayment instrument,
पीपीआई बोलते हैं उसको, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर आरबीआई ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट अ मनी, ठीक है। एंड इफ इट इज अ मनी, money is excluded from the definition of goods as well as services, and if it is excluded from the definition of goods and services, no GST will be applicable because it is not a supply. Supply का basic parameter होता है that supply should be of goods and services. दूसरा, even if the voucher is not covered by RBI, तो it is nothing but an actionable claim, क्योंकि आज आपके पास वाउचर है, कल आप इससे कुछ क्लेम कर सकते हो, राइट। सो इट इज नथिंग बट एन एक्शनेबल क्लेम, और ये जो एक्शनेबल क्लेम है इट इज नॉट अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लाइक ऑनलाइन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो ये शेड्यूल 3 में इंक्लूडेड है, यानी ये सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगा। इट इज एन एक्शनेबल क्लेम एज पर शेड्यूल 3। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स, P2P यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। अगर वाउचर सेल कर रहे हैं तो इसको एज गुड्स एज ट्रेडिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ओन द वाउचर्स, दे सेल इंडिपेंडेंटली, नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन वाउचर ट्रेडिंग सिंस वाउचर इटसेल्फ इज नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट आता है कमीशन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरे थ्रू अगर इतना बेका तो मुझे कोई कमीशन दिया जा रहा है, तो कमीशन एक सर्विस है, उस पर फुल कमीशन का जो 18% जीएसटी है उस पर लगेगा। तो कमीशन एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द वाउचर इशूअर, जो वाउचर इशू कर रहे हैं उनका मैं वाउचर बिकवा रहा हूँ, तो जीएसटी विल बी पेबल एज पर द एप्लीकेबल रेट। लाइक 50,000 का अगर वैल्यू ऑफ कमीशन है तो उस पर 18% जीएसटी यानी 9,000 जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिशनल सर्विसेज लाइक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टेक सर्विसेज। तो मार्केटिंग एंड टेक सपोर्ट की जो सर्विसेज है, जीएसटी इज पेबल ऑन 2 लाख एज इट इज द सप्लाई ऑफ मार्केटिंग एंड टेक सर्विसेज, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% लाइक 36,000। तो 2 लाख के ऊपर 18% जो होगा 36,000 इसका जीएसटी लग जाएगा सर, ठीक है। अनरिडीम्ड वाउचर्स जिसको हम ब्रेकेज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकेज को कोई कंसिडरेशन नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्रेकेज क्या है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपका सप्लाई नहीं हुआ, राइट। बेसिकली क्या है कि इफ यू हैव गिवन द वाउचर बट सामने वाला उसको रिडीम नहीं कराया, तो देयर इज नो सप्लाई, क्योंकि वो कंसिडरेशन आपके पास रह गया बट एक्चुअल कोई सप्लाई नहीं है। नो अग्रीमेंट टू फॉरगो द सर्विसेज, और आपने सामने वाला को कोई अग्रीमेंट भी नहीं किया था कि भैया तुम अगर वाउचर नहीं रिडीम करेगा तुमको इतना देंगे, देयर इज नो सच अग्रीमेंट। तो बेसिकली इतना याद रखना है, ब्रेकेज इनकम पे भी कोई जीएसटी नहीं लगता, ये आपके एमसीक्यू में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है पूछा जा सकता है कि अनरिडीम्ड वाउचर्स ब्रेकेज पे कोई जीएसटी नहीं। तो देखो समरी टेबल है, अनरिडीम्ड वाउचर्स पे नो जीएसटी, नो कंसिडरेशन। मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, इस पे जीएसटी लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ऑन हिज ओन अकाउंट सेल कर रहे हैं, नॉट अ सप्लाई। वाउचर अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है और गुड्स को क्लेम करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो एक एक्शनेबल क्लेम है। और वाउचर अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो मनी के डेफिनेशन में आ जाएगा, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सप्लाई का फर्स्ट सर्कुलर, जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकेज एंड कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलर में अपने आते हैं जीएसटी ट्रीटमेंट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। जीएसटी ट्रीटमेंट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, सीबीएसई सर्कुलर डेटेड 28 जनवरी 2025। जीएसटी ट्रीटमेंट ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम, सर्कुलर नंबर दिस डेटेड 28 जनवरी। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में गाइस अगर आपको याद होगा, हम शेड्यूल 3 में बहुत सारा बात डिस्कस किए थे। एक तो अगर देयर इज एन एक्टिविटी ऑफ एलोकेशन ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब को इंश्योरेंस प्रीमियम, एक इंश्योरेंस प्रीमियम में मल्टीपल कंपनीज है जो इंश्योरेंस करवा के रखे हैं, इंश्योर्ड है, बेसिकली इंश्योर्ड है, इसमें मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योरेंस कराया गया है। तो जो को इंश्योरेंस प्रीमियम का अपोर्शनमेंट किया जाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीड इंश्योरर पेज द जीएसटी, राइट। ये अपने पढ़े थे, देखो वही है इसके ऊपर। को इंश्योरेंस प्रीमियम अपोर्शनड बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर, मतलब मैंने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया और मैंने प्रीमियम को एलोकेट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने प्रीमियम को एलोकेट कर दिया, तो लीड इंश्योरर कलेक्ट्स द फुल प्रीमियम एंड पेज जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। दिस अपॉर्शनमेंट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी इज पेबल ओनली वंस बाय द लीड इंश्योरर, मतलब 1 करोड़ मान लो पूरा प्रीमियम का अमाउंट है तो उस पर पूरे जीएसटी लग जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फूड टैक्स इज पेड बाय द लीड इंश्योरर। नो जीएसटी विल बी पेड ऑन द अमाउंट पेड टू द को इंश्योरर, या इसमें जो को इंश्योरर को पेमेंट किया जा रहा है इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
ठीक है, क्योंकि सर ऑलरेडी लीड इंश्योरर पे जीएसटी आ चुका है। गाइज इस पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम नेक्स्ट अपने शेड्यूल 3 में पढ़े थे, री इंश्योरेंस कमीशन पढ़े थे। ठीक है, डिडक्टेड बाय द इंश्योरर। ठीक है, जब मान लो आप री इंश्योरेंस करवाते हो, तो आपने री इंश्योरेंस कराया तो आपको प्रीमियम देना भी पड़ रहा है और आपको उससे कोई कमीशन लेना भी पड़ रहा है। तो सामने वाला आपको, जब आप प्रीमियम उसको दोगे, आप कमीशन काट के प्रीमियम दोगे, राइट। तो बेसिकली री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्टेड बाय द इंश्योरर, जीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर ऑन द ग्रॉस प्रीमियम। तो जो भी कमीशन है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेगा अगर ग्रॉस प्रीमियम पे आपने जीएसटी पे कर दिया है तो सीडिंग कमीशन इज नॉट ट्रीटेड टू बी टैक्सेबल सप्लाई बाय द इंश्योरर। नो सेपरेट जीएसटी विल बी रिक्वायर्ड ऑन द कमीशन अगर ग्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी पे हो गया तो। और इस पे रेगुलराइजेशन भी हो गया। रेगुलराइजेशन मतलब सिंपल, ये अमेंडमेंट आ जाए, सर्कुलर आ जाए, बट इसको सेम ट्रीटमेंट मान लिया जाएगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से एप्लीकेबल था फॉर पास्ट पीरियड। ये 31 अक्टूबर 2000 1 नवंबर को आया था। 1 नवंबर के पहले जितने भी ट्रांजैक्शन से उसको रेगुलराइजेशन कर दिया गया। दीज ट्रांजैक्शंस को इंश्योरेंस प्रोपोर्शनमेंट एंड री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्शंस, इसको रेगुलराइजेशन मिल गया ऑन एज इज वेरियस बेसिस, यानी इस पे भी पहले भी अगर कहीं जीएसटी नहीं लगा है तो नहीं लगेगा, और अगर लग गया तो लग गया है, उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटस को। तो दे आर नाउ रेगुलराइज्ड, नो रिकवरी, रिफंड और फर्दर एक्शन विल बी रिक्वायर्ड ऑन एज इज वेरियस बेसिस। तो देखो इसका एक समरी टेबल है। पहला केस में को इंश्योरेंस, लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर्स, प्रीमियम अपॉर्शनमेंट हो रहा है, ओनली लीड पेज द जीएसटी, नो जीएसटी ऑन द शेयर ट्रांसफर टू द को इंश्योरर। दूसरा है री इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या है, एक इंश्योरर है और एक री इंश्योरर है। ध्यान देना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, सीडिंग कमीशन का, तो इस पे जीएसटी कब नहीं लगेगा, अगर री इंश्योरर पूरे क्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है, और पास्ट ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज कर दिया गया। सर ये अगर मैं आपको नहीं भी बोलता तो भी सिंपल था, बहुत सिंपल, सीबीएसई का सर्कुलर ही आया था रिगार्डिंग कमीशन ऑन इंश्योरेंस। नेक्स्ट, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटीज। बीच में प्री पैकेज्ड एंड, ये देखो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट आपके इंस्टीट्यूट ने इसको सप्लीमेंट्री पेपर में डाल के रखा है, तो एक बार पढ़ के चले जाओ। प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटीज को क्या डिफाइन किया गया, ऑल कमोडिटीज दैट आर इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल एंड कंटेनिंग अप टू 25 kg of any particular goods or 25 liter which are pre-packed and defined as per legal metrology act, where the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed is required to bear the declaration as per the legal metrology act. तो up to 25 kg है या 25 लीटर है, पहले से पैक्ड है, राइट, एंड लेबल सिक्योरली अफिक्स्ड इज रिक्वायर्ड टू बेयर द डिक्लेरेशंस। एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा रेलेवेंट आपके एग्जाम में नहीं है सर। रिवर्स चार्ज आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सर्विसेज में गवर्नमेंट ने चेंज किया है, एक स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में और एक रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल, एक रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। तो पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, जो आपको पढ़ाया गया था, एनी पर्सन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया, इनके ऊपर आरसीएम लगेगा। यानी अगर कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन इंडिया, उनके ऊपर क्या लग जाता था, आरसीएम लग जाता था। अमेंडमेंट क्या है सर, यहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लायर के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया। मतलब इफ आई एम अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर मैं कौन हूं, मैं एक तरीके से नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं एक तरीके से कौन हूं, मैं एक तरीके से नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, मैं कौन हूं, आई एम अ सप्लायर, आई एम नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, मैं एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हूं और मैं किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई कर रहा हूं या किसी पार्टनरशिप फर्म को सप्लाई कर रहा हूं। तो मैं अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म जो इंडिया में लोकेटेड है उस पर आरसीएम आ जाएगा। बट अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं तो कभी भी आरसीएम नहीं लगेगा। सप्लायर खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर सप्लाई कर रहा है ना तो आरसीएम नहीं लगेगा। ये अमेंडमेंट है। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा एनी पर्सन, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एलएलपी हो, एचयूएफ हो, एओपीबी हो, कोई भी हो, अगर वो सप्लाई कर रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को तो यहाँ पर आरसीएम लग जाएगा। दूसरी बात, रेंटिंग ऑफ एनी इमल प्रॉपर्टी अदर देन रेंटिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखो ये क्या पढ़ाया गया था कि कोई भी इमल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को छोड़ के, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी का, कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर एक सप्लायर किसी रेसिपिएंट को दे रहा है तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा। कब, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, आई रिपीट, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन
किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, बट वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पिटिशन स्कीम। एक सप्लायर है एनी पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी लॉ में ध्यान रखिए अनरजिस्टर्ड है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन other than person opted to pay tax under section 10, other than person opted to pay tax under section 10, यानी कि मैं कॉम्पोजिट टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसके अलावा मैं नॉर्मल प्रोविजन में रजिस्टर्ड हूं, तो मेरे पे आरसीएम लगेगा। यानी अगर मैं कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन हूं ना, तो गाइज मेरे पे आरसीएम नहीं लगेगा। एकदम क्लियर है। तो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं सप्लाई किसको कर रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा हूं, अदर देन द पर्सन ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। तो ये रहा मेरा रिवर्स चार्ज वाला अमेंडमेंट। ठीक है, याद रहेगा तो दोस्त, एक है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ऐड हो गया सप्लायर में, और एक है रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, वहां पे इन्होंने अदर देन कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन को इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला सप्लाई पे, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाला सप्लाई पे जो पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने पे जीएसटी का एग्जम्पशन मिलता था, अब यहां पे इन्होंने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। बात की सेम है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट। अब मीटर जो लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको मीटर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, लगवानी पड़ती है, तो उसके जो सर्विस चार्जेस लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रिलीजिंग द कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ द मीटर्स, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स, जिसपे पहले जीएसटी लगता था अब नहीं लगेगा, विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन of electricity provided by again electricity transmission और distribution utilities। तो transmission utility हो या distribution utility हो, to their consumers that will be exempted from GST। ठीक है, तो चाहे आप ट्रांसमिशन यूटिलिटी से कराइए, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी से कराइए, एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा सर। नेक्स्ट है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। अगर आप मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, एक तरह से इंश्योरेंस है, मेड बाय द इंश्योरर्स आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो सर्विस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इंश्योरर्स, जो इंश्योरर्स होते हैं, आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको पता है, जब भी कोई व्हीकल का इंश्योरेंस होता है तो उसमें बम्पर टू बम्पर होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, अलग अलग तरीके का प्रीमियम्स आपको देनी पड़ती है। तो थर्ड पार्टी प्रीमियम क्या हुआ कि आपके कार से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला बन गया थर्ड पार्टी, ठीक है, आप बन गए सेकंड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी बन गया फर्स्ट पार्टी, तो सामने वाला बन गया थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्लेम का जो प्रीमियम आएगा, ठीक है, वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ट्रांसफर करेगा। तो जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ट्रांसफर करेगा उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग वाले सर्विसेज में एक छोटी सी जो बोल्ड वाला वर्ड है वो ऐड हुआ है, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी। ठीक है, ट्रेनिंग पार्टनर पहले ये नहीं थे, अब ट्रेनिंग पार्टनर अगर एनएसडीसी द्वारा अप्रूव्ड है, वो भी अगर स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एनी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनएसडीसी, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंटिटीज एफिलिएटेड अप्रूव्ड एंटिटीज और ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी इन रिलेशन टू एनएसडीसी प्रोग्राम, इनके ऊपर भी जीएसटी का जो है एग्जेम्पशन लाया गया है सर। ठीक है, तो ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशंस। फिर कुछ सर्कुलर्स है जो छोटे छोटे पॉइंटर्स पे बेटा बात किया है। एक सर्कुलर है 245 डेटेड 28 जनवरी 2025, एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैं रेगुलराइजेशन एंड ऑल के ऊपर बात नहीं करूंगा, ऑल्दो ये सर्कुलर में लिखा गया क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री में भी है। रेगुलराइजेशन मतलब क्या, आज जो भी सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया वो रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली एप्लीकेबल हुआ है पहले वाले डेट से भी। तो पीनल चार्जेस बाई बैंक्स या एनबीएफसीज, बैंक्स एनबीएफसीज क्या करते हैं, पीनल इंटरेस्ट, पीनल चार्ज आपसे रिकवर करते हैं। तो ये पीनल इंटरेस्ट पे क्या जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बेसिकली इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। Whether GST applies to penal charges imposed by regulated entities in place of penal interest
following RBI's directive. It is clarified that such penal charges being in the nature of deterrence for breach of contract terms, they are not subjected to GST. ये खाली breach of contract के वजह से इसके लिए लिया जा रहा है और इसका कोई as such underlying supply नहीं है, तो इस पे GST नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स. जो होते हैं, तुम समझो ये जो होते हैं ना कि जिसमें तुम वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हो या वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करते हो, तो पेमेंट गेटवे में तुम्हारा सबसे पहले मनी जाता है. ठीक है, जैसे रेजर पे हो गया. ठीक है, अ क्वेश्चन अरोज ऑन वेदर पेमेंट एग्रीगेटर्स आर एलिजिबल फॉर जीएसटी एग्जेम्पशन. ठीक है, अंडर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन फॉर कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस अंडर 2000. अगर आपको याद होगा, आपने बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में पढ़ा था कि जो एक्वायरिंग बैंक सर्विसेज दे रहा है कार्ड के थ्रू, जहां पे सेटलमेंट अप टू 2000 हो रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. तो क्या ये एग्जेम्पशन पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी मिलेगा? तो सर्कुलर ने कंफर्म किया दैट आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स क्वालिफाई एज द बैंक दैट एक्वायरिंग बैंक. जो आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर्स है, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है, दे आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, बट इट डज नॉट अप्लाई टू पेमेंट गेटवेज. मतलब बेसिकली जो आरबीआई रेगुलेटेड है, जहां पे पेमेंट गेटवे खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, वहां पे चलो लग जाएगा, बट जो कमर्शियल होते हैं, जिनका फुल टाइम बिजनेस है, उनके केस में ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है सर. वहां पे तो जीएसटी चाहे 2 रुपया का है तो भी लगेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंटिटीज गिविंग R&D सर्विसेज. राइट, तो सर टू एड्रेस दिस एम्बिग्युइटी, जीएसटी ऑन R&D सर्विसेज प्रोवाइडेड अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स. ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है और उनको R&D सर्विसेज मिल रहा है. राइट, ठीक है, तो R&D सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, GST on R&D services provided against government grants, the circular basically regularizes the payment from this date to this date. Post this, such services are totally exempted. यानी जहां पे भी गवर्नमेंट ग्रांट्स के अगेंस्ट में R&D सर्विसेज लिया जा रहा है, तो उस पर GST टोटली एग्जेम्प्टेड है. NSDC पार्टनर्स के केस में हो गया स्किलिंग सर्विसेज. राइट, एग्जेम्पशन फॉर NSDC अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स वाज विड्रॉन. पहले इसको विड्रॉ किया गया था, बट अगेन इसको लेटर ऑन 16 जनवरी से एप्लीकेबल किया गया था. तो इसके बीच में अगर किसी ने जीएसटी पे किया तो उसको रेगुलराइज कर दिया. अब जो पे कर दिया, अब कोई पेमेंट आपको ना रिफंड किया जाएगा ना कुछ किया जाएगा. फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडीज. ठीक है, बेसिकली ये हो गया आपका गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो भी एग्जेम्पशन है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, लाइक हाउसकीपिंग हॉर्टिकल्चर अवेल्ड बाय एमसीडीज फॉर ऑफिस अपकीप, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सच सर्विसेज. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया गया है, बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डीडीए आर नॉट एलिजिबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेनिफिट्स एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटी. मतलब अगर डीडीए लोकल अथॉरिटी हो जाता तो सर उनसे कोई सर्विसेज अगर लेगा तो उसमें आरसीएम लग जाएगा. तो इसलिए डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं माना गया है, एंड दैट इज व्हाई देयर सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्टेड टू आरसीएम. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉम्पोजिट टैक्स पेयर को रेंटिंग सर्विसेज दे रहा है तो इस पर अमेंडमेंट आई है सर. तो जीएसटी अंडर आरसीएम फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कॉमर्स रेगुलराइज्ड फॉर द पीरियड 10 अक्टूबर टू 15 जनवरी. ठीक है सर, ये सब आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. सपोर्ट सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज. ठीक है, तो सर्विसेज सच एज सेम मीटर टेस्टिंग जो हमने पढ़ लिया था, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, ये सारे सर्विसेज इनके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे फ्रॉम दिस डेट. जीएसटी पेड ऑन सर्विसेज अंटिल 15 जनवरी, इसको भी रेगुलराइज कर दिया गया है. मेसर्स गौते इंस्टीट्यूट और मैक्स मिलर भवन, जिनके ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे ब्रांचेज है, दे डिड नॉट चार्ज जीएसटी अंटिल दिस डेट अंडर अ बोनाफाइड बिलीव ऑफ एग्जेम्पशन, की इनको एग्जेम्पशन मिल के रखा है, एंड देयरफॉर रेट्रोस्पेक्टिवली इनको बेनिफिट दे दिया गया है सर. 1 अप्रैल 23 के पहले जो भी अगर ये जीएसटी पे नहीं किए कोई बात नहीं, दे विल नॉट पे जीएसटी. ठीक है सर. नेक्स्ट अपने आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज. प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर है. ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर है. ऑनलाइन सर्विसेज जब किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ये सर्विस दिया जाता है, क्योंकि देखो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ट्रैक करना मुश्किल है. तो व्हाट अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, कि हम किस स्टेट में फिर तो आईजीएसटी दे कैसे दे क्या दे, तो इट इज डिफिकल्ट. तो दिस क्लैरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स, ये भी 31 दिसंबर को एक सर्कुलर आया था. दिस सर्कुलर क्या करता है, बेसिकली इट एड्रेसेस द इश्यू ऑफ इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूडिंग ओएडआर सर्विसेज, डिजिटल सब्सक्रिप्शन,
services by e-commerce platforms, they are supplied to unregistered recipient, जहाँ पे consumer आपका GST registered नहीं है. Field formations believe that several suppliers are wrongly declaring their place only as their own place of supply as their own location. उनको लगता है यार छोड़ो ना झमेला, अपना ही place of supply अपना ही मान लो as their own location instead of the recipient's location due to non-recording of the recipient state in the invoices. वो जो invoice issue करते हैं उसमें रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. दिस रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट टैक्स क्रेडिट एलोकेशन अक्रॉस द स्टेट्स. फिर जिस स्टेट में सप्लायर है उसी स्टेट में टैक्स जा रहा है, अल्टीमेटली रेसिपिएंट के स्टेट में टैक्स पहुंच ही नहीं रहा है. डेफिनेटली. तो क्लैरिफिकेशन स्टेट्स दैट फॉर ऑल द टैक्सेबल ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन whether through self-operated or third-party e-commerce platforms. I repeat, clarification states that for all the taxable online services, चाहे आपने सेल्फ खुद किया हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया हो, द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस. इनवॉइस में रेसिपिएंट का स्टेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा regardless of any transaction value, and this is mandatory as per rule 46F. The state will be deemed to be the address on record under 12(2)(b, and accordingly the place of supply will be the location of that particular state which is recorded in the invoice. यानी सर इनवॉइस में स्टेट रिकॉर्ड करना कंपल्सरी और वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. एग्जाम्पल्स लाइक सब्सक्रिप्शन टू OTT प्लेटफॉर्म्स. आप नेटफ्लिक्स में ले लिए अकाउंट, सब्सक्रिप्शन ले लिए, तो आपको ना वहाँ पे स्टेट एंड ऑल सब मेंशन करना पड़ेगा. न्यूज़पेपर, मोबाइल ऐप सर्विसेज, ई न्यूज़पेपर, telecom services, OIDR services, suppliers are required to collect the state information from the unregistered user before the supply and report it correctly in GSTR1. Failure to comply will attract the penal provision under GST. It may extend to 25,000. क्या प्रॉपरली अगर अपना स्टेट एलोकेशन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है. राइट गाइस. तो देखो जैसे ऑनलाइन सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया स्टेट और रेसिपिएंट. रेसिपिएंट स्टेट रिकॉर्डेड इनवॉइस, यस, तो IGST लग जाएगा इस केस में. IGST रेवेन्यू किस स्टेट में जाएगा? करेक्ट, रेसिपिएंट स्टेट के पास जाएगा. ITC ऑफ IGST क्लेमेबल बाय द सप्लायर, यस इफ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस. फेलियर टू कंप्लाई, पेनल्टी विल बी एप्लीकेबल. ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जो आपको बना के दिया गया है. ठीक है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट इज मैंडेटरी फॉर द सप्लायर टू स्टेट द करेक्ट स्टेट, ये अपने ओन वर्ड्स में लिख देना, टू स्टेट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट्स लोकेशन इन द इनवॉइस. नेक्स्ट आते हैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में. देखो आप देखोगे सब खाली सर्कुलर ही है जो आपके एग्जाम में रेलेवेंट है. ITC में आते हैं. ठीक है. क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC availed by e-commerce operators where the services specified under 9(5) are supplied through their platform. सिंपल है बेटा. क्या e-commerce operators those who are required to pay GST under 9(5) में GST पे करना है, whether they are liable to reverse the proportionate ITC on his input services to the extent supply में 9(5), मतलब उनके थ्रू जो 9(5) का सप्लाई किया जा रहा है, याद करो स्विगी आई मीन रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया, हाउसकीपिंग सर्विस हो गया, प्लम्बरिंग कारपेंटिंग सर्विसेज हो गया, याद है ये सारे सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस हो गया, उनके थ्रू जो सप्लाई किया जा रहा है, तो उनके इनपुट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? द आंसर इज नो. उनके इनपुट्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा. मैं बिना देखे बता सकता हूँ. It is clarified that the ECO is liable to pay tax under 9(5) in respect of specified services, not required to reverse the ITC. क्यों भाई? उनका खुद का सप्लाई थोड़ी ना, वो तो उनके थ्रू किया जा रहा है. They are not required to reverse any ITC on the input and input services proportionately under 17(1) and 17(2) through the extent of supply is made under 9(5). मतलब सर ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो 9(5) में सप्लाई किया जा रहा है उसके इनपुट सर्विसेज में कोई भी तरीके से इंपैक्ट नहीं आएगा. ठीक है. तो देखो it has been clarified that ECO shall not be required to reverse ITC. ये अपने रेस्टोरेंट सर्विसेज में भी पढ़ लिए थे. On which he pay tax under 9(5). And clarified that the ITC will not be allowed to be utilized also. मतलब वो जो 9(5) में पेमेंट करेगा उसके अगेंस्ट में ITC यूज नहीं कर सकता है. And whole of the tax liability has to be paid in cash. ठीक है. It is further clarified that the ECO will be required to pay the full tax liability on account of supplies under 9(5) only through cash ledger. Credit in relation to the input services can only be used for the supplies which he is not discharging under 9(5). ठीक है. जो 9(5) में डिस्चार्ज नहीं कर रहा है. However, such credit can be used जहां पे वो खुद के लिए सर्विस सप्लाई कर रहा है on his own account. Such credit can be utilized by him for discharge of the liability for the services on his own account, but he cannot use that credit
टू पे टैक्स अंडर 95। एकदम सिंपल है। क्लियर है गाइस? आई एम अ बिट फास्टर बट आई थिंक आई शुड बी। ठीक है, ये सब एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप प्लीज एक बार रिवाइंड करके आप दोबारा से देख ले जाना। ठीक है, देखो इशू क्या है, वेदर इको मस्ट रिवर्स आईटीसी प्रोपोर्शनेटली? नो, इको इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स एनी आईटीसी फॉर मेकिंग 95 सप्लाईज। द प्रिंसिपल इज ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन द रेस्टोरेंट सर्विसेज। क्या वो आईटीसी यूज कर सकता है? आंसर इज नो। टैक्स अंडर 95 must be paid fully in cash. It cannot be, ITC cannot be used to pay such liability. However, ITC can be used for the ICO's own taxable services. इसलिए ITC उसके own taxable services के लिए ITC use किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं, ये जनरली कार्ड्स के लिए होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अवेलेबिलिटी ऑफ ITC अंडर 16(2)(b). 2B बोलता है बेटा रिसीट, TB क्या बोलता है कि हमें गुड्स मिल गया कि नहीं मिला सर। अगर हमें गुड्स मिल गया तो हम आईटीसी ले सकते हैं, अगर हमें गुड्स नहीं मिला तो हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16(2)(b) इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब बात समझो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को यहां रेसिपिएंट के डिलीवरी नहीं दिया। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सप्लायर के प्लेस में डिलीवर माना गया। सप्लायर ने बोला देखो हमने हमारे एंड से डिस्पैच, हमारा आपका गुड्स जो हमारे एंड से रिमूव हो चुका है, आवर डिलीवरी इज डन, आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड, नाउ यू व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कम एंड कलेक्ट। रेसिपिएंट क्या पे अभी रिसीव नहीं हुआ है, अभी भी सप्लायर के पास वो गुड्स पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे 16(2)(b) क्या बोलेगा कि जिस दिन मैं उठाकर ले आया अपने गोडाउन में उस दिन क्रेडिट लेंगे, कि जिस दिन सप्लायर ने ट्रांसफर कर दिया मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी, जिस दिन सप्लायर ने ट्रांसफर कर दिया मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी कि देखो मैंने कार अपने लिए तुम्हारे लिए रख दिया, तुमको जब लेना ले जाओ, तो आईटीसी कब माना जाएगा? तो आईटीसी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्लियरली बोलता है कि जिस दिन सप्लायर ने रेडी कर दिया ना, तुम कभी भी लेके आ सकते हो, मान लेंगे तुमने उस दिन क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, आइए बात चेक करते हैं। सर्कुलर क्लैरिफाइज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटीसी अंडर 16(2)(b) इन केसेस वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स। द इशू अरोज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया, वेदर डीलर रिसीव गुड्स फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब एक मैन्युफैक्चर करके छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि डीलर उसको तब मंगाएगा जब कस्टमर को चाहिए, राइट? तो डीलर अपने पास स्टॉक का रखेगा, तो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरर देखो रेडी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने इनवॉइस इशू कर दिया। अब डीलर उसका क्रेडिट कब लेगा भाई? जब वो अपने पास गाड़ी बुलाएगा तब, कि जब मैन्युफैक्चरर ने रेडी करके उसको मेड अवेलेबल कर दिया। इशू अरोज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर वेयर डीलर रिसीव गुड्स फ्रॉम ओईएम एट द फैक्ट्री गेट ओनली एंड ट्रांसपोर्ट इज अरेंज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर। डीलर उसको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है। Field formation raised objection arguing that ITC can only be claimed of physical receipt of goods at dealer premises। अरे भाई उसका वर्किंग कैपिटल बहुत टाइम तक ब्लॉक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको मैन्युफैक्चरर को तो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, द बोर्ड क्लैरिफाइज दैट गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड when they are delivered by the supplier to a recipient or any other person. Very important. Deemed to be received when it is delivered by the supplier to any other recipient or any other person on the direction of the recipient. यानी ट्रांसपोर्टर को भी अगर हमने बोल दिया देने के लिए तो गुड्स रिसीव माना जाएगा। Hence in X works contract, the handing over of the goods by the OEM to the transport at the factory gate on the dealer instructions amounts to receipt of goods। मान लो गुड्स रिसीव हो चुका है, ITC can thus be claimed at that point without waiting for the physical arrival at the dealer's premises। ठीक है, and principle will apply for all industries where similar X works contracts are executed. ITC is admissible only if the goods are used in the course of furtherance of business, subject to 16 and 17 of CGST Act. If goods are diverted for non business, हाँ यहाँ पे आके अगर गुड्स डाइवर्ट हो जाता है किसी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, या गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, फ्री सैंपल्स की तरह बांट दिया गया, तो आईटीसी नहीं मिलेगा सर, नॉट अवेलेबल। The clarification ensures uniform application of law and prevents unwarranted denial of credit in genuine business transactions। कि क्रेडिट उसी समय मिले जिस समय ट्रांसपोर्टर को हैंडओवर हो जाए और इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड ऑफ द गुड्स। गाइस देखो है बड़ी सिंपल बातें, अंडरस्टैंडिंग बड़ा सिंपल है, बस तुमको रिटेन करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का कॉन्सेप्ट है, डिक्लेयर्ड टैरिफ का कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है। रिपीट, डिक्लेयर्ड टैरिफ का कॉन्सेप्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, डिक्लेयर्ड टैरिफ अब कॉन्सेप्ट नहीं है, अब अपने स्पेसिफाइड डिक्लेयर्ड टैरिफ का कॉन्सेप्ट हैज बीन ओमिटेड इन द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 2। आपको याद होगा होटल अकोमोडेशन हम बात करते थे,
ठीक है। होटल अकोमोडेशन में जो जीएसटी रेट्स है वो डिपेंड कैसे होगा, वेदर इट इज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस और नॉट। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है, तीन तरीके से स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस माना जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ प्रीमाइसेस वेयर सप्लायर हैज प्रोवाइडेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट अबव 7500 पर डे पर यूनिट। मतलब एक रूम भी अगर आपका 7500 पर यूनिट पर डे से ज्यादा है आपका रूम चार्जेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब एक्चुअल वैल्यू, तो फिर आप क्या बन गए, आप बन गए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इफ एनी रूम इन द होटल वाज चार्ज मोर देन और इक्वल टू 7500, मोर देन और इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, more than or equal to 7500 per day in the preceding financial year, then the entire hotel room becomes specified premise in the current year. तो last year अगर आपका था तो current year में आप specified बन गए। या फिर premises for which a registered person supplying hotel accommodation service has filed a declaration on or after 1st January but not later than 31st March of the last year declaring this premises to be a specified, मतलब आपको voluntary अगर specified premises बनना है तो भी आप बन सकते हो, but you have to give a declaration the last year का 1st January से 31st March के बीच में। होटल ओनर में voluntarily declare his premises specified by filing a declaration between 1st Jan and 31st March of the last year। Say for example 25-26 है तो you can file the declaration from 1st January 25 से लेके 31st March 25। A premises for which a person applying for registration has filed a declaration within 15 days of obtaining acknowledgement for the registration application declaring the premises to be a specified premises। तो 15 days के अंदर अंदर जब से उसको acknowledgement मिला है वो application कर सकता है for specified premises। ठीक है, तो बस यही है सर, तीन बैकग्राउंड है, एक डेफिनेशन है 7500 के हिसाब से, एक ऑप्ट इन कर सकते हो आप जस्ट बाय सबमिटिंग द एनेक्शस, ठीक है, और एक इसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपल है, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस हो तो 18% जीएसटी लगेगा आईटीसी के साथ, स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस नहीं हो तो 5% जीएसटी लगेगा बिना आईटीसी के। दो रेट है 5% और 18%। ठीक है, तो समरी देख लो, अगर रूम रेट 8000 है तो स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस है बिल्कुल यस, तो जीएसटी कितना लगेगा 18% लगेगा, आईटीसी मिलेगा यस। रूम रेट 7000 है, स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस नहीं है बट हाँ ऑप्ट इन फाइल कर दिया है, मतलब ऑप्ट इन करना चाहता है तो जीएसटी रेट कितना लगेगा 18%, आईटीसी मिलेगा यस। बहुत लोग क्या है उतना रूम चार्जेस नहीं है बट आईटीसी लेना चाहते हैं तो ऑप्ट इन कर सकते हैं आप। 6500 आपका रूम रेट है, ना तो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, ऑप्ट इन भी नहीं किए तो 5% जीएसटी रेट लगेगा और आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा सर। क्लियर है, तो जहां 5% अब आईटीसी नहीं मिल रहा है और जहां 18% है वहां पे आपको आईटीसी मिल जा रहा है। डिक्लेयर टैरिफ का कॉन्सेप्ट इन्होंने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, बड़ा सिंपल है गाइस, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया है प्रोविजंस को। एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। क्या सर, देखो प्रोवाइजो टू रूल 8 सब रूल 4A में अमेंडमेंट आई है। एवरी एप्लीकेशन, जो आधार ऑथेंटिकेशन का बात करता है ना कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड नहीं है तो आपका कैसे ऑथेंटिकेशन होगा। एवरी एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन अदर देन द पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड, 2560 मतलब क्या है, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने में एग्जेम्पशन है, अदर देन दोज एग्जेम्प्टेड पीपल, एवरी एप्लीकेशन हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन, उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया, दे विल बी हैव टू दैट शैल बी फॉलोड बाय taking photographs of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals for in relation to applicant notified under 2560, मतलब authorized person हो गया, managing director हो गया, employee हो गया, ठीक है, की मैनेजर पर्सनल हो गया, where the applicant is not individual, कंपनी के बिहाफ में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उनके फोटोग्राफ लगेंगे, along with verification of the original copy of all the documents which has been uploaded along with REG1, जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, फोटो प्रूफ हो गया, उसका सबका आपको हार्ड कॉपी जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा at the commissioner place, and the application will be deemed to be complete only after the successful verification। जब तक ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कब माना जाएगा, जब तुम्हारा ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है तब जाके अनकंप्लीट माना जाएगा। इसलिए बेटर है आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लो तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेशन कंप्लीशन इनकम्प्लीट होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप ये नहीं करते हो, आप बोलते नहीं मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, तो भैया डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वेरिफिकेशन कराओ, तभी जाके आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट याद होगा, सेक्शन 28 में हमने पढ़ा था यू हैव टू फाइल द अमेंडमेंट
और 15 डेज के अंदर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट अकरिंग द अमेंडमेंट आपको अमेंडमेंट करानी पड़ती है। और आप अमेंडमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में करा सकते हो, REG 1 में करा सकते हो, राइट, REG 7 में करा सकते हो, REG 9 में करा सकते हो, REG 10 में करा सकते हो। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप रजिस्ट्रेशन में अमेंड करा सकते हो। इसमें एक फॉर्म अभी तक नहीं अलाउ किया गया था, बट इसको भी अलाउ कर दिया गया है, CMP2, दैट इज इंटीमेशन टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब इंटीमेशन जो कि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फाइल करता है इन फॉर्म CMP2, उसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो उसको अमेंडमेंट करने का राइट अभी तक नहीं था, बट उसको भी अब अमेंड किया जा सकता है। इसलिए सेक्शन 28 में जो रेलिवेंट रूल है, रूल नंबर 19, उसमें उसको ऐड कर दिया गया। बस इतना याद रखना, CMP2 इंटीमेशन टू बी फर्निश्ड बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट ही वांट्स टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो भी जा सकता है अमेंडमेंट के लिए। सो ठीक है, नेक्स्ट बेटा फटाफट पढ़ लेते हैं। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, एकदम सिंपल है। सेल्फ इनवॉइस, क्योंकि आरसीए में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका टेबल यही से आता है। क्या है आरसीए में, जब हम सर्विसेज का बात करते थे तो पहले क्या दो डेट था, पहले एक डेट था डेट ऑफ पेमेंट, आरसीएम का बात कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर प्लस 61st डे। बट मुझे बताओ आरसीए में तो सेल्फ इनवॉइसिंग भी होती है सर्विसेज के केस में, सेल्फ इनवॉइसिंग में खुद रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है। तो गाइज आपको पता है आरसीए में जब लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर है तो वहां पे हमको ये चेक करना पड़ेगा, पेमेंट डेट तो चेक करना ही पड़ेगा, डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट व्हेन द इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। ये तो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 24 में आ गया था कि आरसीएम के लिए भी इन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया था 13.3 में फॉर सर्विसेज। पेमेंट डेट होगा, पेमेंट डेट यानी पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर प्लस 61st डे, वो सेम है, खाली इसको इन्होंने ऐड कर दिया। तो इसको ऐड किया तो सर ये भी नोटिफाई करना पड़ेगा ना कितने दिन में सेल्फ इनवॉइसिंग करने का। तो गवर्नमेंट ने बोला 30 डेज। गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आपने गुड्स या सर्विस रिसीव कर लिया वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। तो एक रूल 7047A में जो कि नोटिफाई हुआ 1 नवंबर से, उसको किया गया। टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइस नोटिफाइड टू बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई। सो वेयर एन इनवॉइस रिक्वायर्ड to be issued by a registered person who is liable to pay tax and reverse charge, he shall issue the invoice within 30 days from the date of receipt of said supply of goods and services. There cannot be any consolidation. ध्यान रखना, मल्टीपल सप्लायर्स के लिए आप कर रहे हो, कंसोलिडेशन नहीं कर सकते हो। ईच सप्लाई के लिए आपको सेपरेट सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग आईटीसी, उसके लिए अलग टाइम लिमिट, सब कुछ अलग होगा। एवरी सप्लायर, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू हैव एवरी सिंगल इनवॉइस। तो ये सब आपके लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो प्लीज उसको जो है अच्छे से पढ़ के जाएगा। देन आता है रिटर्न्स का केस। ठीक है, रिटर्न्स में इन्होंने एक अच्छा सर्कुलर जो है आपके लिए सप्लीमेंट्री में डाला है, आइए उसको एक बार समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। देखो GSTR 9 आपको पता है इट्स एनुअल रिटर्न, इट इज नीड्स टू बी फाइल्ड बाय 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल। GSTR 9 के साथ वी ऑल्सो नीड टू फाइल GSTR 9C। इट्स अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट which is nothing but a self-certified audit हो गया, which needs to be prepared and filed along with GSTR 9 by this due date. If your aggregate turnover exceeds a prescribed limit of 5 CR, यानी 9 तो सबको फाइल करना पड़ता है, पर 9C किसको फाइल करना पड़ता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। वो अलग बात है कि अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है तो 9 को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, बट 9C तो तभी फाइल करना पड़ता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR के ऊपर है, एक्सीड कर रहा है। पॉइंट यहां पे आ रहा है, मान लो काफी बार टैक्स पेयर 9 तो फाइल कर दिया बट 9C फाइल नहीं किया, व्हाट अबाउट लेट फीस, क्या लेट फी लगेगा? क्योंकि लेट फी जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 47 में, उन्होंने सेक्शन 44 का नाम लिया है और सेक्शन 44 GSTR 9 के बारे में बात करता है। जब हम GSTR 9 पढ़ते हैं तो मान लो GSTR 9 हम पढ़ लिए, हाँ GSTR 9C का क्या होगा, हम GSTR 9 फाइल कर दिए बट हम साथ साथ GSTR 9C फाइल नहीं किए, हम GSTR 9C बाद में फाइल किए, हम GSTR 9C बाद में फाइल किए, तो उसका लेट फीस का क्या होगा? तो गाइस सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। गवर्नमेंट बोलता है भाई ये कंप्लीट तभी माना जाएगा जब 9C फाइल कर दिया साथ में। अगर आप GSTR 9 GSTR 9C दोनों फाइल किए तभी जाके कंप्लीट माना जाएगा, वरना कंप्लीट नहीं है। अगर आपने 9C मिस कर दिया, 9 फाइल कर दिया, तो भी आपके ऊपर लेट फी लगेगा, तो भी आपके ऊपर लेट फी लगेगा। आप 9 फाइल कर दिए, आप 9 फाइल कर दिए, अब 9C फाइल नहीं किए, लेट फी लगेगा। बट कुछ साल के लिए गवर्नमेंट ने एक कट ऑफ डेट दे दिया था
कि कट ऑफ डेट तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो चलो हम आपको माफ कर देंगे, बट उसके बाद नहीं। एक बार आइए पढ़ लेते हैं। 30 जनवरी का ये सर्कुलर है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग 9C। पहले पढ़ते हैं। Representations have been received seeking clarification for levy of late fee for delay in furnishing the RICO statement in 9C। इसका बहुत सारा प्रॉब्लम आया। It has been requested to clarify whether late fee will be leviable where RICO is not furnished by the registered person. 9C is not furnished along with the annual return 9, but filed subsequently beyond the due date of annual return। मतलब रिटर्न 31 दिसंबर के बाद आपने 9C फाइल किया है, बट किया है, आपने पहले फाइल नहीं किया था। इसमें क्या लेट फी लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट इज द इशू। तो यहाँ पे पहले सेक्शन को पूरा लिख दिया गया कि देखो सेक्शन 44 में क्या लिखा है, रूल 80 में क्या लिखा है। रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो फर्निश a duly self-certified or certified RICO statement 9C which reconcile the value of supplies declared in GSTR 9 furnished for that year along with audited annual statements. It is also mentioned that RICO 9C required to be filed only if the aggregate turnover exceeds the limit। ये सेक्शन 44 में लिखा है। क्लैरिफिकेशन क्या है देखिए। It is clarified that the late fees level for delay in furnishing of complete annual return, complete डिले कब माना जाएगा, जब आपने फाइल नहीं किया कंप्लीट एनुअल रिटर्न, दैट इज बोथ 9 एंड 9C। व्हेन 9C इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, ऑफ कोर्स आपका टर्नओवर 4 करोड़ का है, 9C थोड़ी ना देना है, तब तो खाली 9 देना है। एंड द लेट फी शैल बी पेबल फॉर द पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है, लेट फी कब से कब लगेगा, ऑब्वियसली ड्यू डेट के बाद से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से अप टू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द कंप्लीट एनुअल रिटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन तुमने कंप्लीट एनुअल रिटर्न मतलब 9C जो भी बाद में फाइल किया, तब तक तुम्हारा क्या लगेगा, लेट फी लगेगा। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट लेट फी इज नॉट सेपरेटली लेवेबल फॉर डीलिंग 9 फॉर लेट फी इज नॉट सेपरेटली लेवेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ 9 एंड डिलेड फर्निशिंग ऑफ 9C। अलग अलग नहीं लगता है, 9 के लिए अलग, 9C के लिए अलग, जो भी एक ही लगता है। But it has to be calculated for the period from the due date of furnishing annual return till the due date of completing till the date of furnishing complete annual return। मेरा बात ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट तो 31 दिसंबर ही है, क्योंकि दोनों का ड्यू डेट वही है, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कब तक, जिस दिन आपने कंप्लीट एनुअल रिटर्न आपने एक्चुअली फाइल किया है, मतलब 9 और 9C दोनों जब तक हो गया है। तो बेसिकली जहां पे 9C तुम्हें फर्निश करना ही नहीं था, तो भूल जाओ 9C, तब तो तुम्हें खाली क्या चेक करना बेटा, तुमको खाली GSTR 9 का डेट चेक करना है, जब तुमको 9C करना ही नहीं था। लेकिन जब तुमको 9C करना था, ठीक है, व्हेन यू हैड टू सबमिट द 9C, और ध्यान देना जब तुमने 9C और 9 साथ में फाइल किया है, जब तुमने 9 और 9C, ठीक है, जब तुमने 9 और 9C साथ में फाइल किया है, तो तुमको 9 का ही लास्ट तक डेट देखना पड़ेगा। अगर तुमने 9 और 9C साथ में फाइल किया, ऑफ कोर्स मान लो तुमने 15 फरवरी को फाइल किया है 9, बट 9 9C दोनों फाइल किया है, तो जनवरी और 15 फेब तुमको 45 डेज का लेट फी लगेगा। बट इफ मान लो 9C इज फर्निश सब्सिक्वेंट टू 9C बाद में फाइल किया है, 9 तुमने पहले फाइल कर दिया बट 9C बाद में फाइल किया है, तो 9C तक, तब जब तक तुम फाइल नहीं करते था तब तक तुम पे क्या लगेगा, लेट फी। एकदम क्लियर है भाई, मतलब जो बात का डेटा है, विच एवर इज लेटर, सिंपल, विच एवर इज लेटर। और अगर 9C करना ही नहीं था, तो भैया जब तक तुमने 9 फाइल नहीं कर दिया तब तक तुम पे लेट फी लगेगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये सर्कुलर कब आया, 30 जनवरी को आया, बट उसके पहले एक नोटिफिकेशन आया था लेट फी को लेके, व्हेन इट कम्स टू GSTR 9 एंड 9C। Late fee in respect of delayed filing of complete annual return for annual financial year up to financial year 22-23। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो अभी आया। गवर्नमेंट ने बोला देखिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक का एनुअल रिटर्न, ठीक है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इट इज अ ईयर स्पेसिफिक, तो ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, बट फिर भी पढ़ के जाओ क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री पेपर में लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 हैज बीन वेव्ड। मतलब अगर कोई भी तरह का लेट फी आपका GSTR 9 9C में है कंप्लीट एनुअल रिटर्न के लिए, 22-23 साल तक का वो लेट फी वेव ऑफ हो चुका है। कब, विच इज इन एक्सेस ऑफ द लेट फी पेबल अंडर 47(2)। मतलब सिंपल सा बात है गाइस,
आपको एनुअल रिटर्न का एक मैक्सिमम लेट फी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, उसके ऊपर अगर आपका लेट फी जा रहा है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई वेव ऑफ कर दो, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। अप टू द डेट ऑफ सेम जीएसटीआर 9 ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। कब वेव किया गया है? अगर आप जीएसटीआर 9 तक का ही आपका लेट फी जो है लगेगा, अगर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज फर्निश्ड बाय 31 मार्च 2025। यानी गवर्नमेंट बोलता है देखो फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक का जितना भी तुम्हारा रिटर्न्स 9C है, तुम 31 मार्च 25 तक उसको फाइल कर दो। कब तक फाइल कर दो? अगर तुमने क्या लिखा है, अगर तुमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है फाइल नहीं किया अभी तक, 9 फाइल कर दिया, खाली रिको नहीं फाइल किया, तब तो तुम्हें लेट फी लगता रहेगा। कौन बोलता है देखो हम वेव ऑफ कर देंगे, बट ओनली पिछले सालों का रिटर्न्स का, जीएसटीआर 9C अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो रिटर्न्स है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, विच इज इन एक्सेस ऑफ द लेट फी पेबल अंडर 47(2). एक्ट के ऊपर कुछ भी मतलब जो तुम्हारा कैलकुलेशन करके आ रहा है उसके ऊपर का लेट फी हम वेव ऑफ कर देंगे अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन 9 तक का ही, बस 9 तक का जो लगेगा लगेगा, अगर तुमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है 31 मार्च 25 तक फाइल कर दिया। नहीं तो अगर नहीं किया, मान लो 15 मई को किया, तो भैया पूरा पूरा लेट फी आ जाएगा, क्योंकि सर जब तक 9C क्या बोलता है, जब तक 9C फाइल नहीं होता तब तक लेट फी कंटिन्यू रहेगा। Accordingly, where reconciliation statement was required to be furnished along with return 9, but was not furnished for any financial up to 2023 and as furnished subsequently on or before 31st March 2025। मतलब सर आपने पहले कभी फाइल नहीं किया बट आप 31 मार्च तक फाइल कर दिए, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई नो एडिशनल लेट फी विल बी पेबल फॉर डिलेइंग फर्निशिंग ऑफ 9C विच इज इन एक्सेस ऑफ द लेट फी पेबल अंडर 47। मतलब बेसिकली जो 9 का लग गया, अब तुमको 9C का अलग से नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम 31 मार्च 25 तक लेट फी, अगर तुम 31 मार्च 25 तक एनुअल रिटर्न फाइल कर देता है तो अलॉन्ग विद 9C नो रिफंड विल बी गिवन। अब ये मत बोलना जो लेट फी ऑलरेडी 9C के लिए दे चुका है उसको रिफंड मिले, अब नहीं मिलेगा सर। ठीक है, समरी टेबल देख लो, समझ जाओगे आप। फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, टर्नओवर 4.9 करोड़ है। सर 9C लगता ही नहीं है भाई मेरे, नॉट एप्लीकेबल। 9 कब तुमने फाइल किया था? तुमको करना चाहिए था 31 दिसंबर 23 तक। तुमने कब फाइल किया? 15 जनवरी को तुमने फाइल किया, तो 100 रुपया डेली का है, तो 1500 रुपया तुम्हारा लेट फी हो गया सर। ठीक है, 22-23 टर्नओवर 8 करोड़ है, 9C एप्लीकेबल होगा सर। 9 कब फाइल किया? तुमने 9 टाइमली फाइल कर दिया। और ध्यान देना बेटा, क्या तुमने जीएसटी 9C 31 मार्च 25 के पहले फाइल कर दिया? क्या बिल्कुल कर दिया है। तो क्या यहाँ पे आपका लेट फी वेव ऑफ होगा? यस, यहाँ पे आपका कोई भी लेट फी नहीं लगेगा, इट विल बी 0। और यही है सर्कुलर, और यही है सॉरी नोटिफिकेशन। ठीक है, 21-22 में ये 7 करोड़। जीएसटीआर 9 कब फाइल किया तुमने? अरे बाप रे बाप, बहुत लेट कर दिया, 31 दिसंबर 2022 है ये, 15 फेब 2024। और 9C तुमने कब फाइल किया बेटा? 25 मार्च 2025, 25 मार्च 2025। ठीक है, 25 मार्च 2025, 25 मार्च 2025। इसको 15 फेब 23 करिएगा। 21-22 फाइनेंशियल ईयर था, इसका ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 22 हो जाएगा। आपने 15 फेब 23 को जीएसटीआर 9 फाइल किया, ध्यान देना। तो यार 15 फेब 23 को जब तुम जीएसटीआर 9 फाइल किया, तुम्हारा ऑलरेडी लेट फीस लग चुका है। कितना लग चुका है? 31 दिसंबर के बाद जैन पूरा 31 डेज, 15 फेब 15 डेज, 46 डेज का लेट फी लग चुका होगा। 4600 आपका लेट फीस में लग चुका है। 9C आपने फाइल ही नहीं किया, बट ध्यान दो आपने 9C कब फाइल किया? 25 मार्च 2000, 25 मार्च 2000। एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गया, एक मिनट। मेरे को लगा काफी टाइम से स्क्रीन ऑफ था, एक बार मैं फिर से जो है रिपीट कर दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट, ओके। मुझे लग रहा है कुछ टाइम से स्क्रीन ऑफ था गाइस, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C कंप्लीट सेट माना जाता है ओनली व्हेन बोथ द रिटर्न्स आर फाइल्ड। जीएसटीआर 9 फाइल हो गया, जीएसटीआर 9C फाइल नहीं हुआ,
तो सर कंप्लीट नहीं हुआ रिटर्न। नाउ क्या हो रहा था कि जीएसटी 9 तो फाइल हो रहा था, बट जीएसटी 9 सी लेट फाइल हो रहा था। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि देखो ठीक है, अगर आपने अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-20 क्या बोला, अप टू फाइनेंशियल ईयर, अप टू नोटिफिकेशन नंबर 8, अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बात कर रहे हैं। इफ यू हैव फाइल्ड योर जीएसटीआर 9C टिल 31 मार्च 2025, तो आपके ऊपर उतना ही लेट फी लगेगा जितना आपका लेट फी जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करने के ऊपर लगता है। दैट्स इट। योर लेट फी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट द लेट फी एप्लीकेबल अंडर 47(2) फॉर जीएसटीआर 9। आपने जितना भी लेट किया हो 9C के लिए, आपके ऊपर अलग से लेट फी नहीं लगेगा इफ यू हैव फाइल्ड टिल 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये टेबल हम डिस्कस कर रहे थे। क्या लिखा है, इन केसेस वेयर रिकंसिलिएशन स्टे वाज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अलोंग विद जीएसटीआर 9 बट नॉट फर्निश्ड for any financial year up to financial year 2023 and furnished subsequently on or before 31st March 25, then no additional late fee will be applicable under 47T for delay in filing GSTR 9C। तो 9C का डिले के लिए आपको कोई भी जो है लेट फी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आपको उतना ही लेट फी लगाया जाएगा जितना अप टू जीएसटीआर 9 डिले फाइल करने के लिए आपने किया है सर। ठीक है, देखिए तो केस 1 क्या, देखो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जब हम आए तो 4.9 करोड़ 9C लगेगा ही नहीं, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 9 फाइलिंग है 15 जनवरी, तो आप देख सकते हो 22-23 है, तो ड्यू डेट क्या होगा 31 दिसंबर। तो यहाँ पे 31 डेज ऑफ जनवरी प्लस 15 डेज ऑफ मार्च, सॉरी 31 डेज जनवरी, 15 जनवरी को अपने फाइल करे तो 15 डेज का ही लेट फी लगेगा। 15 डेज इंटू 100 रुपीज, 1500 रुपीज का आपका लेट फी लग जाएगा। सेकेंड केस क्या है सर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 टर्नओवर कितना 8 करोड़ का, 31 दिसंबर आपका 9 फाइल हो गया टाइमली एकदम। और ध्यान दे 15 मार्च यहाँ पे 9 आपने टाइमली फाइल कर दिया तो कोई लेट फी लगने वाला नहीं है, जीरो लेट फी लगने वाला, क्यों 9 आपने टाइमली फाइल कर दिया है। 9 से ही बस डिले था, 31 मार्च तक फाइल कर दिया, कोई लेट फी नहीं लगेगा एडिशनली। ध्यान देना बेटा, 21-22 है आपका केस, ये बोलता है अप टू 31 दिसंबर 22 आपको जीएसटी 9 फाइल करना चाहिए था। आपने फाइल कब किया, आपने फाइल किया 15 फेब को, डिले कर दिया ना, कितना डिले किया 31 प्लस 15, 46 डेज का आपने डिले किया, तो आपको 4600 का लेट फी लगना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपने 9 से 31 मार्च तक फाइल कर दिया। अगर आपने 31 मार्च के बाद फाइल किया तो उसके ऊपर भी आपका लेट फी लगेगा सर। तो 25 मार्च कितना हुआ सर, यहाँ पे तो 25 मार्च 2025 हो गया, 15 फेब, तो यहाँ पे आपको रेस्टेड कितना पड़ेगा, जितना आपको जीएसटीआर 9 में लेट फी लगता उतना ही आपको यहाँ पर लेट फी लगेगा, उतना ही आपको जो है यहाँ पर लेट फी लगेगा सर। लास्ट केस देखिए 30 दिसंबर, या तो आपने 9 टाइमली फाइल कर दिया, बट यही तो मुश्किल हो गया ना, यही मुश्किल हो गया। 31 मार्च को बाद, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद जो है गाइज आपने यहाँ पर फाइल किया, 31 मार्च तक आपने फाइल नहीं किया। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे सर, वही ड्यू डेट से पूरा निकालना पड़ेगा आपको। 1 जनवरी पूरा, 1 जनवरी 2000, ये 1 जनवरी 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025, ठीक है, पूरा निकालना पड़ेगा आपको। तो 22-23 है, 30 दिसंबर होता आपका, तो आप 30 बट आपने जीएसटी 9C टाइमली 31 मार्च तक फाइल नहीं किया, तो आपके ऊपर पूरा लेट फी लगने वाला है सर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका लेट फी है लग जाएगा। मैक्सिमम लेट फी कितना लगता है 10,000, 5,000 CGST का, 5,000 SGST का। ठीक है, 5,000 CGST का, 5,000 SGST का मैक्सिमम लेट फी आपका उतना ही लगेगा सर। ठीक है, तो अब देख लो, जैसे 2024 में 365 पूरा कंप्लीट हो गया, फिर जनवरी में चेक कर लेते अपने 365 प्लस जनवरी 2024, फिर अब 25 में आ जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, और 1 डे, 461 डेज, 461 डेज आपका लग रहा है। 461 into 100 मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10,000 लेट फी लग सकता है, तो 10,000 आपका लेट फी लग गया। क्लियर है क्या, 10,000 आपका यहां पर लेट फी लग गया। तो ये था सर अपना जीएसटी 99C का लेट फी को लेके रिटर्न्स में। अब आ जाओ ई वेबिल में। ई वेबिल में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। बेसिकली गाइस सिंपल सा बात है, एक रजिस्ट्रेशन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जेम्पशन पढ़ा था, दैट
हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए, इफ़ आई एम सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ठीक है, मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जामेशन मिल जाएगा इफ़ आई फर्निश माई वे बिल। तो यार अगर मैं रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड हूँ तो मैं वे बिल कैसे फाइल करूँगा? तो गवर्नमेंट ने वे बिल का फैसिलिटी अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए भी लाया, और ये है आपका 10 जुलाई का 2024 का नोटिफिकेशन, बट ये इफेक्टिव अभी हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल में एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया। Unregistered person required to generate waybill in Form EWB1 in terms of fourth proviso, that is where handicraft goods are transported from one state to another state by the person who has been exempted from requiring obtaining registration. They can generate waybill in EWB1. The waybill shall be generated by the person irrespective of the value of the consignment. यहाँ पे 50,000 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अपने रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ लिए थे सर। Or an unregistered person opting to generate waybill in EWB1 shall submit the details in ENR3. इनको ये डिटेल्स कहाँ सबमिट करना पड़ेगा? ENR3 में, and upon the validation of the details a unique enrollment number shall be generated and communicated to the person. तो फॉर्म नंबर्स बस याद रखिएगा कि इनको वेबिल जनरेट करने का EWB1 में, और ये सारा डिटेल्स जो है वो ENR3 में अपलोड कर देंगे सर, ठीक है। एनरोलमेंट ENR3, ठीक है। बस गाइज, बहुत ज़्यादा कुछ और रेलिवेंट नहीं है, दैट्स इट। यही था आपके सप्लीमेंट्री पेपर में। कस्टम्स एफटीपी में कोई चेंजेस नहीं है, जो जून में था वही दिसंबर 25 के लिए भी है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री पेपर का जो पीडीएफ नोट्स है ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और जो बच्चे एनरोल स्टूडेंट्स हैं आपको मेरे गूगल ड्राइव लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, मोर देन सफिशिएंट है सर। ये है हमारा अमेंडमेंट्स फॉर CMA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। फाइनल डीटी का हो चुका, इंटर डीटी, इंटर आईडीटी सबका अमेंडमेंट्स हो चुका है। रिवीजन बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। धुआंधार रिवीजन होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप लोगों को वो भी जो है देते रहना है सर, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी, बाय बाय।